नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद ही रोमांचक और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। हल्दी घाटी के 1576 के उस मशहूर युद्ध के बारे में तो लगभग सभी ने सुना है, राइट? लेकिन कभी सोचा है कि उस भयंकर युद्ध के ठीक बाद आखिर हुआ क्या था? कैसे एक लगभग हारी हुई स्थिति से महाराणा प्रताप ने अपने साम्राज्य का पुनरुत्थान किया? आज हम उनके 25 साल के उस गौरवशाली और महाकाव्य जैसे शासनकाल को डीकोड करेंगे, जिसने इतिहास की पूरी धारा को ही बदल कर रख दिया। इस पूरे सफर को हमने 5 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे लगातार हुए मुगल अभियानों से, फिर देखेंगे कुंभलगढ़ का पतन, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट यानी दिवेर का युद्ध, फिर चावंड में नई राजधानी की स्थापना, और अंत में जानेंगे उनके उस वफादार दरबार के बारे में जिसने इस पूरे संघर्ष में रीढ़ की हड्डी का काम किया। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लगातार मुगल अभियान। हल्दी घाटी के तुरंत बाद महाराणा प्रताप पर बिल्कुल दम घोट देने वाला प्रेशर डाला गया। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। मिर्जा राजा मानसिंह, भगवान दास, कुतुबुद्दीन खां, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना और जगन्नाथ कछवाहा। सीरियसली, ये कोई आम सेनापतियों की लिस्ट नहीं है। ये मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर और अनुभवी लोगों की पूरी एक कतार थी, जिन्हें सम्राट अकबर ने सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के साथ भेजा था कि महाराणा प्रताप को किसी भी कीमत पर झुकाना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रताप के खिलाफ हमलों का स्केल कितना विशाल और भयानक था। देखिए हुआ क्या कि अक्टूबर 1576 में मुगलों ने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अकबर ने खुद वहां आकर मुजाहिद बेग खान को वहां का सूबेदार बना दिया। लेकिन मेवाड़ी सेना कहां शांत बैठने वाली थी। उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग से एक इतना जोरदार और अचानक पलटवार किया कि गोगुंदा में मुजाहिद बेग खान मारा गया। और यकीन मानिए, प्रताप के इस कदम ने सम्राट अकबर को पूरी तरह से आग बबूला कर दिया था। और यहीं से कहानी हमारे दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है, कुंभलगढ़ का पतन। गोगुंदा में मिले इस झटके के बाद बौखलाए हुए अकबर ने प्रताप के सबसे सुरक्षित पहाड़ी किले को कुचलने के लिए शाहबाज खान को एक बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। टाइमलाइन देखिए, 15 अक्टूबर 1577 को कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहला बड़ा हमला होता है। यहां महाराणा प्रताप एक शानदार स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं। वो किले की कमान उदय सिंह सोनगरा को सौंपकर खुद पहाड़ों में निकल जाते हैं। इस जंग में कुंभलगढ़ तो मुगलों के हाथ लग गया और उदय सिंह सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन शाहबाज खान का असली टारगेट तो प्रताप थे। प्रताप को पकड़ने के लिए उसने 1578 और 1579 में पहाड़ों की खाक छानी, 2 बड़े हमले किए, लेकिन दोनों पूरी तरह से फ्लॉप रहे। युद्ध के इस बेहद तनावपूर्ण माहौल में भी महाराणा प्रताप के ऊंचे उसूल कभी नहीं डगमगाए। एक बहुत ही खास ऐतिहासिक किस्सा है। 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना शेरपुर में अपना कैंप लगाते हैं। उस वक्त प्रताप के बेटे युवराज अमर सिंह ने मुगल सेनापतियों के परिवारों को बंदी बना लिया था। लेकिन जब प्रताप को यह पता चला तो युद्ध के नियमों और सम्मान का पालन करते हुए उन्होंने उन सभी मुगल बेगमों और परिवारों को बिना एक खरोच आए पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। इस घटना ने अब्दुल रहीम पर इतना गहरा असर डाला कि वो बिना लड़े ही वापस लौट गए। सच में ऐसा चरित्र इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जिसका आपको इंतजार था। तीसरा हिस्सा, दिवेर, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अक्टूबर 1582, 3 पहाड़ियों के बीच घिरा दिवेर का भारी सुरक्षा वाला वो दर्रा, यहां से मेवाड़ की हवा का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। लेकिन क्यों मैराथन? इसलिए क्योंकि इस युद्ध में मेवाड़ी सेना ने मुगलों की भागती हुई सेना को लगभग 24 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा था। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। उस वक्त दिवेर का मुगल कमांडर था अकबर का चाचा सुल्तान शेरिया खान। विजयादशमी का दिन था। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब युवराज अमर सिंह ने अपनी सेना के साथ एक ऐसा अचूक वार किया कि सुल्तान शेरिया खान वहीं ढेर हो गया। अमरकोश काव्य में इसका बहुत ही सजीव वर्णन है। दशहरे के दिन मिली ये जीत वाकई में महाराणा प्रताप के गौरव की सबसे बड़ी निशानी बन गई। और ये जीत कितनी अहम थी, ये इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। दिवेर से पहले कुंभलगढ़ और गोगुंदा जैसे प्रमुख ठिकानों पर मुगलों का कब्जा था, लेकिन दिवेर के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरह पलट गया। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर फिर से अपना झंडा फहरा दिया। एक ऐसी वापसी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन लगातार हारों से फ्रस्ट्रेट होकर अकबर ने अपना आखिरी बड़ा दांव चला। 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया। लेकिन गेस व्हाट, ये अभियान भी बुरी तरह फेल रहा। बाद में मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो गई, जहां आज भी उनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इसी के साथ मेवाड़ पर मुगल आक्रमणों का वो अंधाधुंध दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, चावंड में राजधानी। अब सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं थी, अब बात थी एक मजबूत साम्राज्य और विरासत खड़ी करने की। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां बेहतरीन राजमहल बनवाए गए। ये कोई टेम्परेरी सेटअप नहीं था। प्रताप के जीवन काल में और उसके बाद भी पूरे 16 सालों तक यानी 1615 तक मेवाड़ की सत्ता का मुख्य केंद्र यही चावंड रहा। साल 1597 में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। उनकी याद में चावंड के ही पास बांडोली नाम के गांव में उनका अंतिम स्मारक यानी उनकी छतरी बनाई गई। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस स्मारक में ठीक 8 खंबे हैं। इसका निर्माण उनके सबसे वफादार साथी भामाशाह ने करवाया था।
आज ये 8 खंभों की ऐतिहासिक छतरी केजड़ बांध के पानी में डूबी हुई है, जो इस जगह को एक अजीब सी शांति और एक रहस्यमयी आभा देती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, वफादार दरबार। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं चलता। जब मेवाड़ अपने सबसे नाजुक और कठिन दौर से गुजर रहा था, तब पाली के रहने वाले भामाशाह एक मसीहा बनकर सामने आए। प्रताप ने रामोजी की जगह उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था। चूलिया गांव में भामाशाह ने प्रताप को पूरे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के भेंट किए। इस बेमिसाल फंडिंग ने मेवाड़ी सेना में सचमुच एक नई जान फूंक दी। यही वजह है कि इतिहास में भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक, दानवीर और मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। जरा सोचिए, उनके इस फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना क्या ये वापसी मुमकिन थी? बिल्कुल नहीं। चित्तौड़गढ़ किले में मौजूद उनकी ऐतिहासिक हवेली आज भी उनके इस महान त्याग की याद दिलाती है। आइए अब इसे देखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, इतने भयंकर युद्धों के बावजूद प्रताप के दरबार में ज्ञान और कला रुकी नहीं, बल्कि और फली फूली। चक्रपाणी मिश्र को ही देख लीजिए, उन्होंने विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति जैसे बड़े ग्रंथ लिख डाले। उधर जैन मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई की रचना की, और तो और दरबारी संगीतज्ञ माला सांधु ने झूलना रचा। ये साफ दिखाता है कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे संस्कृति और विद्वानों के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर कैसे एक्सट्रीम मुश्किलें और विपत्तियां एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत तैयार करती हैं जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता? महाराणा प्रताप की जिंदगी इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। दशकों तक लगातार हमले, संसाधनों की भारी कमी, पहाड़ों की खाक छानना, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को वापस छीना, बल्कि एक ऐसी अमर सांस्कृतिक विरासत छोड़ी जो आज भी हम सबको प्रेरित करती है। तो क्या सच में सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमारे अंदर की महानता को बाहर लाती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही एक और शानदार विषय के साथ वापस लौटेंगे।